गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पेशी खिदमत है कहानी हज़ारों ख्वाहिशात, तीसरा और आखिरी हिस्सा। अमजद अली की हवेली देखकर इसके ठाठ बाट और आन बान का पता चला वो वाकई ही रईस आदमी था। ज़िम्मेदार था, बड़ा आदमी था और बहुत ही अमीर था। मगर पहली ही मुलाकात में एक अनजान आदमी ने हम पर इतनी मेहरबानी कर दी, ये बात कभी कभी मुझे खटकने लगती। मैंने चालाकी से सबका तारुफ जानने की खातिर कहा कि ये आपकी नई बेगम साहिबा हैं। मैंने सबा की तरफ इशारा किया, इनसे आप सब नौकरों का तारुफ करवाना है, लिहाजा आप सब अपना अपना नाम बताते जाएं। तो बारी बारी नौकर और ड्राइवर ने अपना अपना नाम बताया। चालाकी की बदौर मुझे सबके नाम पता चल गए और 2 दिन में ही मैं वहाँ असली अमजद अली बनकर बैठ गया। अब मुझे एक ही परेशानी खाई जा रही थी कि अब मुझे अमजद अली के कोई अजीज़ रिश्तेदार जहाँ सब मौजूद थे, इनके बारे में कोई पता नहीं था। अगर इनमें से कोई आ गया तो फिर मैं क्या बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। सबा भी बहुत खुश थी। बैठे बैठे गांव में इतनी बड़ी हवेली में रिहाइश मिल गई थी, नौकर चाकर और सब सहूलतें मुयस्सर थीं। अब 2 महीने तक हमें वहाँ कोई परेशानी नहीं थी। अगर अमजद अली खुद वापस आ जाता तो फिर हम यहाँ पर रुक सकते थे। अमजद अली ने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया। सबा तो इसकी तारीफ़ें करते हुए नहीं थकती थी। इसने हमें बचाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया था। सबा इसको दुआएं देती और मैं भी दिल ही दिल में खुदा का शुक्र बजा लाता कि इसने एक नेक फरिश्ता सीरत इंसान को हमसे मिलवा दिया। अब मुझे इस बात का डर नहीं था कि पुलिस मुझे ढूंढती हुई यहाँ तक पहुँच जाएगी। नवीद साहब को अब तक तो पता चल गया होगा, अब तक वापस आ गए होंगे। शहर में हमें पुलिस ढूंढती फिर रही होगी, मगर इन्हें क्या मालूम कि हम किस जगह बैठे हैं। मैं खुद ही हंस पड़ता। एक ही हफ्ते में हमारे ठाठ देखने वाले थे। अब मेरे लिए परेशानी थी कि जितनी दौलत मैं जमा करके लाया हूँ, इसको कहाँ पर रखूँ। अगर किसी बैंक में अपने नाम से अकाउंट खुलवाता हूँ तो फिर मुझ पर शक हो जाता है। और दूसरा, मेरे पास अपना कार्ड नहीं था। मैं अमजद अली के नाम से अकाउंट खुलवा कर इन्हें जमा नहीं करवाना चाहता था, इसलिए मैंने फ़िलहाल इस रकम को कमरे में छुपा दिया। एक हफ्ता गुजर गया। मैं और सबा बहुत खुश थे। इस दिन हम नाश्ता कर रहे थे कि अचानक हमें नौकरानी ने इतला दी कि रोजीना बीबी आई हैं। मैं हैरान हुआ, ये कौन है। मैंने सबा से कहा तुम अंदर जाओ, तो मैंने नौकरानी से कहा कि इन्हें अंदर ले आओ। थोड़ी देर बाद एक लड़की अंदर दाखिल हुई जो गंदमी रंगत की थी मगर बेहद खूबसूरत थी। मैंने इसे देखकर एहतराम से कहा आइए बैठें। वो हैरत से मेरे चेहरे की तरफ देख रही थी। अमजद, तुम इतनी जल्दी बदल जाओगे, मैंने सोचा भी नहीं था। अब तुम आप और जनाब पर उतर आए हो। मैं दिल ही दिल में सोचने लगा कि ये क्या नई मुसीबत है। ये तो कोई अमजद की रिश्तेदार या महबूबा लग रही है। सोचने लगा कि अब क्या करूं। अमजद अली, मैंने तो ये सोचा था कि तुम आओगे और मेरी खातिर आओगे। मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम शहर से एक अदद बेगम भी लेकर आओगे। इसके चेहरे पे सख्त गुस्से और बरहमी के आसार थे। जी, आप खुलकर बात करें, आप क्या कहना चाहती हैं, मैंने कहा। तो फिर वो बोली, अच्छा तो अब मैं आपसे हो गई। अमजद अली, मेरी खातिर ही तुमने सबकी नाराज़गियाँ मोल ली थी। सबको छोड़ा, गाँव को छोड़ा, गुनाह के मुर्तकिब हुए और अब मुझसे ही अजनबियत बरत रहे हो। गाँव छोड़ा, गुनाह के मुर्तकिब हुए और अब मुझसे ही अजनबियत बरत रहे हो। इसके अल्फाज पर मैं जैसे परेशान हो गया। जी, आप खुल कर बात करें, आप क्या कहना चाहती हैं, मैं वाकई ही नहीं समझा। अमजद अली, याद रखो तुमने जो जुर्म किया है इसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी, खुदा की अदालत में भी और मेरी अदालत में भी। तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। तुमने मुझे धोखा दिया है और तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। अभी मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो रोती हुई पैर पटकती हुई वहाँ से चली गई। सबा बाहर आई तो मुझसे पूछने लगी कि ये कौन थी और क्यों यहाँ आई थी। मैंने इसे बताया कि ये अमजद अली की कोई महबूबा थी जो इससे बेवफाई करने पे गुस्सा बरत रही थी। मैंने इस बात का कोई ख़ास नोटिस नहीं लिया और दोबारा सबा से गोश गपियों में मसरूफ़ हो गया। दोपहर के करीब मुझे नौकर ने इतला दी कि हमारे गेट पर पुलिस इंस्पेक्टर यावर साहब आए थे। एक लम्हे के लिए जैसे मेरे चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं, मगर मैं जानता था कि मैं इस जगह पर महफूज हूँ। मैंने नौकर से कहा कि इंस्पेक्टर साहब को एहतराम से अंदर ले आओ। थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर साहब अंदर आए और मुस्कुरा कर मुझे सलाम किया और कहने लगे, अमजद अली, आप, क्या हाल चाल है आपका। मैंने कहा मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, आप सुनाएं कैसे हैं। कहने लगे, कैसा रहा शहर का दौरा। जी बेहतर,
بتائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ انسپکٹر صاحب میری بات پر انسپکٹر جاور مسکرا کر بولا، آپ نے کل کا اخبار تو دیکھا ہوگا؟ جی نہیں، کیا خاص بات ہے اس میں نے پوچھا تو انسپکٹر نے جھٹ سے اخبار کا ایک مڑا توڑا ورق نکال کر میرے سامنے رکھا اور کہنے لگا، اس میں ایک خبر چھپی ہے، ایک آدمی جس کا نام اسد علی ہے کمپنی سے لاکھوں کا فراڈ کر کے نکلا ہے۔ اچھا، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے بظاہر اپنے خوف کو اندر چھپاتے ہوئے پوچھا تو انسپکٹر صاحب کہنے لگے، وہ شخص بالکل آپ کا ہم شکل ہے۔ اوہ اچھا، یہ تو بڑی حیرانی کی بات ہے، میں نے مصنوعی حیرانی سے کہا، مگر اس نے اگلے سوال کے نے مجھے بکھلا دیا۔ کہنے لگا، آپ ہی تو اسد علی نہیں ہیں۔ میں ایک دم ہڑبڑا کر بولا، زبان سنبھال کر بات کرو انسپکٹر، میں امجد علی ہوں۔ اچھا، انسپکٹر بولا، اچھا مگر امجد علی تو 1.5 سال سے گاؤں میں لاپتہ ہے، انسپکٹر نے کہا۔ تو میں نے جواب دیا، مگر اب میں واپس آ گیا ہوں، میں ہی امجد علی ہوں۔ میں نے ڈٹائی سے کہا، اچھا بہت اچھی بات ہے۔ انسپکٹر مسکرا کر بولا، چلیں اب میں اجازت چاہتا ہوں، خواہ مخواہ آپ کو تکلیف تھی۔ انسپکٹر اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا اور چل دیا۔ دروازے سے واپس مڑا اور بولا، مسٹر امجد علی، کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ ہی امجد علی ہیں؟ جی انسپکٹر، آپ کو کیسے یقین دلاؤں؟ میری بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی؟ میں نے غصے سے تو کہا تو بولا، اچھا تو پھر آپ کو روزینہ بی بی کو تو جانتے ہوں گے اگر آپ امجد علی ہیں؟ میں جھوٹ موٹ بولا، جی جانتا ہوں۔ اچھا، انسپکٹر حیران ہو کر بولا، تو پھر آپ نے شادی کیوں کی؟ جب آپ نے روزینہ سے شادی کا وعدہ کیا، یہاں اسے اپنے انتظار میں چھوڑ دیا؟ انسپکٹر کی بات سن کر میں نے کہا، میری مرضی، جس سے چاہوں میں شادی کروں۔ اچھا، انسپکٹر بدستور میری طرف دیکھتا رہا، لیکن انسپکٹر کے اگلے الفاظ نے میرے سر پر جیسے بم توڑ دیا۔ چلے، اگر آپ اسد علی نہیں ہیں، امجد علی ہیں، تو پھر میں آپ کو آپ کی بیوی شمسہ بیگم کے قتل کے جرم میں گرفتار کرتا ہوں، جسے آپ نے روزینہ کی خاطر سب کے سامنے قتل کیا اور اس حویلی سے بھاگ گئے۔ محمود سلیم، جلدی اندر آؤ اور امجد علی صاحب کو گرفتار کر لو۔ انسپکٹر نے اپنے سپاہیوں کو آواز دی۔ میں ہکا بکا کھڑا دیکھ رہا تھا۔ تو کیا امجد علی اپنی بیوی کا قتل کر کے بھاگا تھا اور اس نے اپنی جگہ مجھے پھنسوا دیا، مجھ پر مہربانی کا چکمہ دے کر مجھے اپنی حویلی میں بھیجا، اور وہ قاتل تھا؟ اس نے مجھے جیسے پستی میں گرا دیا۔ اس نے میرے ساتھ نیکی نہیں کی تھی، بلکہ مجھے اندھے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ غبن سے تو میں بچ سکتا تھا، کمپنی کے فراڈ سے تو میری جان بچ سکتی تھی، مگر قتل کے جرم سے میرا بچنا بہت مشکل تھا۔ مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے حویلی کی چھت میرے اوپر گر گئی ہو۔ پولیس مجھے گرفتار کر کے لے جا رہی تھی، پیچھے میری بیوی صبا آنسوؤں سے بھری نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ سچ ہے، لالچ بری بلا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، شکریہ۔